फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस ऑफ टाउन्स के बारे में। तो नगर मोटे तौर पे अगर नगर ऐसे सघन और स्थायी बसे मानवीय अधिवास होते हैं जिसमें जनरली जो नॉन एग्रीकल्चरल वर्क होते हैं, जैसे उद्योग हो गया, व्यापार हो गया, परिवहन, प्रशासनिक एक्टिविटीज़ या सामुदायिक सेवा संबंधी कार्यों की प्रधानता होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुई, एक तो टाउन्स की या शहरों की कि एक तो ये डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। दूसरी बात ये कि इनका जो मुख्य व्यवसाय होता है वो गैर कृषिगत कार्य होते हैं। ठीक है, तो कोई भी जो दो शहर होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। हर एक शहर की अपनी एक अलग विशेषता होती है। हर नगर का एक अपना अलग आकार होता है, अलग प्रकार होता है, अलग प्रकार की जो है बसाव स्थिति होती है, उसके अलग तरीके के कार्य होते हैं। तो हर जो शहर है वो अपने आप में अलग होता है और एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग होते हैं सारे के सारे शहर। लेकिन एक ज्योग्राफर की दृष्टि से देखें तो नगर का जो मुख्य जो एक नगर कौन कौन से फंक्शन करता है वो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इस चीज़ से हमको नगर की अर्थव्यवस्था और उसके आंतरिक पक्ष के बारे में ज्ञान होता है। तो ज्योग्राफर की जो मेन जो जानना चाहता है, एक भूगोलवेत्ता जानना चाहता है, वो ये जानना चाहता है कि कौन सा नगर किस काम में ज़्यादा दक्ष है। इसी तरीके से आर.ई. डिकिंसन ने बोला है कि कार्य नगरीय जीवन को चलाने वाली शक्ति होती हैं और उसके विकास और आकार को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। ठीक है, बहुत से विद्वानों ने नगर का उनके आकार पर वर्गीकरण किया, लेकिन डिकिंसन का मानना है कि नगरों के आकार की अपेक्षा अगर उनके कार्यों के अनुसार अगर उनका क्लासिफिकेशन किया जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि शहरों को क्लासिफिकेशन शहरों का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है। तो आपको पता है कि कोई भी एक शहर एक पर्टिकुलर काम को नहीं करता बल्कि बहुत सारे कार्यों को एक साथ कर रहा होता है। अतः कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण करना कठिन काम है, लेकिन फिर भी किसी नगर को उसके प्रधान कार्य के आधार पर जो है अलग श्रेणी में रखा जा सकता है। जैसे कुरुक्षेत्र को आप बोल सकते हो कि ये एक धार्मिक नगर है। आप रोहतक के बारे में बोल सकते हो कि एक शैक्षणिक नगर है। चंडीगढ़ की अगर बात की जाए तो ये प्रशासनिक नगर है। पानीपत की अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा, एक औद्योगिक नगर के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो नगरों का जो वर्गीकरण है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करने की आवश्यकता होती है। मोटे तौर पे अगर हम देखें तो नगरों को तीन तरीके से हम तीन विधियां होती हैं क्लासिफिकेशन की, उसके अनुसार हम नगरों को अलग अलग पार्ट्स में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाती है पर्यवेक्षण अथवा अनुभाविक अथवा परंपरागत विधि, यानी कि इम्पीरिकल मेथड। तो इम्पीरिकल मेथड में क्या होता है कि जो या तो ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखा जाता है या एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के आधार पे या एक्सपीरियंस के आधार पे जो है शहरों का वर्गीकरण किया जाता है इम्पेरिकल मेथड के अंतर्गत। फिर दूसरा आ जाता है अनुभाविक अथवा पर्यवेक्षण व सांख्यिकीय विधि, इम्पीरिकल कम स्टैटिस्टिकल मेथड। तो इसमें क्या है, इसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पक्षों को लिया जाता है। यानी कि जैसे आप इम्पीरिकल मेथड में सिर्फ गुणात्मक पक्ष को ले रहे थे किसी शहर के में, लेकिन इम्पीरिकल कम स्टैटिस्टिकल मेथड में उसके मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पक्षों को लिया जाता है। ठीक है, शुद्ध सांख्यिकीय विधि, तो ये प्योर स्टैटिस्टिकल मेथड होता है। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ वस्तु के जो मात्रा होती है यानी कि प्योर स्टैटिस्टिक्स को ध्यान में रखा जाता है, बाकी किसी चीज़ को ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो आपने तीन मेथड देखे हैं अभी। इम्पीरिकल मेथड जिसमें ज़्यादातर गुणात्मक पक्षों को देखा जाता है, अनुभाविक और पर्यवेक्षण व सांख्यिकीय विधि यानी कि इम्पीरिकल कम स्टैटिस्टिकल मेथड में गुणात्मक और मात्रात्मक पक्ष दोनों के दोनों आ जाते हैं, और प्योर स्टैटिस्टिकल मेथड में उसके मात्रात्मक पक्षों को ध्यान में लिया जाता है। तो इन विधियों के आधार पे जो है अलग अलग जो है विद्वानों ने अलग अलग अपने क्लासिफिकेशन दिए। जैसे मार्शल उरूसो, आर.डी. मैकेंजी, डब्ल्यू ऑल्सन, एच.ई. जेम्स, आर.बी. हॉल, वी नाथ के जो उन्होंने क्लासिफिकेशन दिए हैं ये जनरली इम्पीरिकल मेथड के अंतर्गत रखे जा सकते हैं। सी.डी. हैरिस का जो मेथड था वो इम्पीरिकल कम स्टैटिस्टिकल मेथड के अंतर्गत रखा जा सकता है, और प्योर स्टैटिस्टिकल मेथड के अंतर्गत आ जाते हैं एल पॉनेल का मेथड, नेल्सन का मेथड, माथला और थॉमसन का मेथड और वेब वाला मेथड। तो ये कुछ एक जो हैं
आपकी क्लासिफिकेशन के कुछ मेथड हैं। तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं एम्पिरिकल मेथड की। तो एम्पिरिकल मेथड के को मैंने आपको बता ही दिया है कि इसमें ज़्यादातर जो फंक्शन होते हैं उनके गुणात्मक पक्षों को ध्यान में रखा जाता है। तो जो मार्शल रूसो ने जो है सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया था शहरों का, उनके आधार पे जो है शहरों के 6 वर्ग होते हैं, जिसके कुल मिला के 28 उपवर्ग होते हैं। आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। रूसो का मानना था कि प्रत्येक नगर कई कार्यों को एक साथ संपन्न करते हैं, लेकिन इन कार्यों में से कोई ना कोई एक काम ऐसा होता है जो सभी कामों से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो 6 मुख्य वर्ग थे: प्रशासनिक नगर, सुरक्षा नगर, सांस्कृतिक नगर, उत्पादन नगर, मनोरंजन नगर, संचार नगर। और अगर इनके हम सब पार्ट्स की बात करें तो प्रशासनिक नगर के 2 पार्ट्स हो जाते हैं: राजधानी नगर और राजस्व नगर। सुरक्षा नगरों की बात करें तो किला नगर आ जाता है, छावनी नगर आ जाता है, नौ सैनिक नगर आ जाते हैं। सांस्कृतिक पक्षों की अगर बात करें तो उसके आधार पर नगरों के 5 पार्ट्स हो जाते हैं: गिरजाघर वाले नगर, विश्वविद्यालय वाले नगर, कला नगर, धार्मिक नगर, तीर्थ यात्रा विश्राम वाले नगर। उत्पादन की दृष्टि से अगर बात करें तो औद्योगिक नगर हो जाते हैं, व्यावसायिक नगर हो जाते हैं, वित्तीय नगर हो जाते हैं। मनोरंजन नगर की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य केंद्र नगर, भ्रमण केंद्र नगर, अवकाश केंद्र नगर हो जाते हैं। संचार नगरों के 3 सब पार्ट्स हो जाते हैं: संग्रह नगर, वितरण नगर और स्थानांतरण नगर। इनके फर्दर सब पार्ट्स हो जाते हैं। संग्रह नगर के अंतर्गत आ जाएंगे जैसे खनिज का संग्रह करने वाले शहर, मछलियों का संग्रह करने वाले नगर, वो नगर जहाँ पे गोदाम बहुत ज़्यादा हैं, और वनों के समीपवर्ती वन संग्रह केंद्र। ठीक है। वितरण नगरों की अगर हम बात करें तो आयात केंद्र आ जाएंगे, निर्यात केंद्र आ जाएंगे, रसद आपूर्ति केंद्र आ जाएंगे। स्थानांतरण नगरों की अगर हम बात करें तो बाजार केंद्र, जलप्रपात केंद्र, पुल वाले नगर, विभिन्न मार्गों के मिलन केंद्र पे स्थित होने वाले नगर, ज्वार सीमांत वाले नगर और नौ परिवहन वाले सीमांत नगर जो है इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो है रूसो ने इसका क्लासिफिकेशन दिया था। इसी को फॉलो करते हुए जो है आर.डी. मैकेंजी ने अपना एक क्लासिफिकेशन दिया। आर.डी. मैकेंजी ने अपना क्लासिफिकेशन दिया 1925 में, और उन्होंने मार्शल रूसो के वर्गीकरण को ही आधार माना था। उन्होंने जो है नगरों को 4 भागों में बांटा: प्राथमिक सेवा केंद्र, व्यापारिक केंद्र, औद्योगिक केंद्र और अन्य केंद्र। तो प्राथमिक सेवा केंद्र में इस प्रकार के नगर जो हैं प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले ग्रामीण क्षेत्रों और महानगर के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। जैसे सपोज करो जो छोटे नगर होते हैं तो ये प्राथमिक सेवा केंद्र के अंतर्गत आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के जो नगर होते हैं ये ग्रामीण क्षेत्रों और महानगर के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। व्यापारिक नगरों की अगर हम बात करें तो ये नगर वस्तुओं के एकत्रीकरण और वितरण का काम करते हैं। औद्योगिक केंद्र की अगर बात करें तो विभिन्न प्रकार के औद्योगिक धंधे इनमें लगे हुए होते हैं। अन्य केंद्रों की बात करें तो यहाँ पे मनोरंजन और स्वास्थ्यवर्धक स्थान आ जाते हैं। जो अन्य जो ऊपर हैं प्राथमिक, व्यापारिक और औद्योगिक, इन तीनों में से किसी भी कार्य में विशिष्टता नहीं रखते, तो ये आ जाएंगे आपके अन्य केंद्रों के अंतर्गत। तो मैकेंजी ने 1925 में दिया था, और इनका भी जो उद्देश्य था, या इन्होंने भी जो है रूसो का जो क्लासिफिकेशन था उसको फॉलो किया था। डब्ल्यू ऑल्सन ने जो है नॉर्थ स्वीडन के शहरों का वर्गीकरण किया था। 3 भागों में उन्होंने बांटा था वहाँ के नगरों को: औद्योगिक नगर, वाणिज्य नगर और रेलवे नगर। औद्योगिक नगर के फर्दर कई टाइप्स हो गए थे, जैसे खनिज धातु उत्खनन नगर, यानी कि खनिज जहाँ से निकाली जाती है, कोयला उत्खनन नगर, तेल उत्पादक नगर, कपड़ा उत्पादक नगर और सेलुलोज उत्पादक नगर। तो ये आ जाएंगे जो है औद्योगिक नगरों के अंतर्गत। वाणिज्य नगर का आपको पता ही है कि वाणिज्यिक काम होते हैं। रेलवे नगर यानी कि जहाँ पे कोई रेलवे स्टेशन वगैरह होगा तो वो रेलवे नगर के अंतर्गत आ जाएगा। तो डब्ल्यू ऑल्सन ने दिया था ये और नॉर्थ स्वीडन के शहरों के ऊपर। फिर एच.ई. जेम्स ने इंडिया के ऊपर जो है वर्गीकरण को लगाया, और उनके अनुसार जो है 6 तरीके के नगर होते हैं। राजधानी नगर यानी कि जो नगर किसी जगह की राजधानी के रूप में विकसित हुए हैं। धार्मिक नगर जहाँ पे धार्मिक कामकाज होते आए हैं। औद्योगिक नगर जहाँ पे औद्योगिक कार्य की प्रधानता होती है। छावनी नगर जहाँ पे
कैंटोनमेंट एरिया होता है, बाज़ार नगर जहाँ पे जो है कोई मुख्य बाज़ार होता है या मुख्य वाणिज्यिक कार्य किए जाते हैं। बंदरगाह नगर यानी कि जहाँ पे किसी एरिया में जहाँ पे बंदरगाह होती है, यानी कि जहाँ पे जल और स्थल एक दूसरे से आके मिलते हैं। तो जनरली जहाँ पे भी बंदरगाह होती है तो वो जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वो एक पूरे शहर के रूप में विकसित हो जाता है, जिसको बंदरगाह नगर के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से आरबी हाल ने जापान के ऊपर जो है क्लासिफिकेशन को दिया। उनके अनुसार जो है जापानी नगरों को उनके विकास के आधार पर 5 भागों में बांटा जा सकता है: सुरक्षा नगर, धार्मिक नगर, प्रशासनिक नगर, व्यापारिक नगर, इसके अलावा आधुनिक औद्योगिक व्यापारिक नगर। इन सभी पार्ट्स में आरबी हाल ने जापान का क्लासिफिकेशन किया था। अब हम बात कर लेते हैं इंपेरिकल कम स्टैटिस्टिकल मेथड की। तो ये भी मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें क्या है, इसमें मात्रात्मक और गुणात्मक पक्षों दोनों को लिया जाता है। नगरों के कुछ काम ऐसे होते हैं जिसके बारे में सारे के सारे आंकड़े उपलब्ध नहीं होते, जैसे स्वास्थ्य हो गया, भ्रमण हो गया, संस्कृति हो गया, मनोरंजन हो गया। अतः इस तरीके के जो काम हैं इनका जो है मात्रात्मक विश्लेषण नहीं हो सकता। लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं हमको जनगणना से कुछ ना कुछ तरीके के आंकड़े मिल जाते हैं जो कहीं ना कहीं उसके गुणात्मक पक्षों को जो है रिफ्लेक्ट करते हैं। तो क्या करते हैं, इंपेरिकल और स्टैटिस्टिकल मेथड में इन दोनों विधियों को यानी कि गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों को साथ में लिया जाता है। तो इसका जो मुख्य जो स्कीम आ जाती है वो CD हैरिस की स्कीम आ जाती है। CD हैरिस ने 1943 में संयुक्त राज्य अमेरिका में 948 नगरों की जनसंख्या के व्यावसायिक आंकड़े इकट्ठे किए और उन्होंने इन नगरों में विभिन्न व्यवसायों में जो संलिप्त जनसंख्या थी उनका अलग अलग प्रतिशत निकाला और तथा इस प्रकार प्राप्त प्रतिशत मूल्यों के आधार पर नगरों का क्रियात्मक या कार्यात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उनके अनुसार उनका जो मेथड था वो था क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ फंक्शनल एनालिसिस। उन्होंने अपने इस मेथड का नाम दिया क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ फंक्शनल एनालिसिस का नाम दिया। 948 नगर थे और जो है इन सभी नगरों का पॉपुलेशन जो भी काम कर रही थी उन सभी के आंकड़े लिए गए और उन्होंने मोटे तौर पे उसको 9 वर्गों में बांटा। ये 9 वर्ग इस तरीके से थे। औद्योगिक नगर, तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि वो नगर जहाँ पे कुल श्रमिकों का लगभग 74% औद्योगिक क्रियाकलापों में संलिप्त होगा वो औद्योगिक नगर कहलाए जाएंगे। थोक व्यापार वाले नगर यानी कि जहाँ पे वस्तुओं का थोक तरीके का व्यापार होता है, ठीक है। यहाँ पे कुल श्रमिकों का 20% से ज़्यादा जो प्रतिशत है वो थोक व्यापार में संलग्न होता है। खुदरा और फुटकर व्यापार वाले नगर यानी कि आपको पता ही है कि चीज़ 2 तरीके से आती है, एक तो जो है थोक में यानी कि दूसरा रिटेल में। तो पहले क्या होता है जो है आप सब्जी वगैरह का एग्जांपल लो तो सब्जी को पहले थोक मार्केट में लिया जाता, मंडी में लिया जाता और मंडी से एक जो है सब्जी बेचने वाले एक मंडी वाले से तो बाकी सारे के सारे जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं जो सब्जियां बेचते हैं वो खरीदते हैं। तो जो किसान होता है वो सीधा उनको जाके नहीं बेच रहा बल्कि वो सीधा पहले जाके मंडी में बेच रहा है। मंडी में थोक में सारी चीज़ आ जाती है, थोक में आने के बाद में उसका रिटेल में उसको जो है छोटे छोटे जो सब्जी बेचने वाले हैं उनको बेचा जाता है। तो इसी तरीके से खुदरा और फुटकर व्यापार वाले नगर आ जाते हैं। यहाँ पे कार्यशील जनसंख्या का कम से कम 50% भाग फुटकर व्यापार में लगा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि फुटकर व्यापार में संलग्न व्यक्तियों की संख्या थोक व्यापार में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या का दुगने से ज़्यादा ज़रूर होनी चाहिए, यानी कि थोक व्यापारी कम होंगे जबकि खुदरा व्यापारी ज़्यादा होने चाहिए। तो CD हैरिस का मानना था कि थोक व्यापार वालों से दुगनी जो परसेंट है वो खुदरा और फुटकर व्यापार वाले लोगों की होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आ जाता है विभिन्न कार्यों वाले नगर, यानी कि वो नगर जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं, जैसे जहाँ पे उद्योग भी लगे हुए हैं, थोक व्यापार में भी लोग लगे हुए हैं और खुदरा व्यापार में भी लोग लगे हुए हैं, तो वो आ जाएगी आपके विभिन्न कार्यों वाले नगर।
तो सीडी हैरिस के अनुसार 70% से कम जो है वो उद्योगों में लगा होना चाहिए, 20% से कम जो है वो थोक व्यापार में होना चाहिए और 50% से कम जो है वो खुदरा व्यापार में होना चाहिए। तो आपको पता है कि किसी भी शहर में काम करने वाले लगभग 100% होंगे। तो 3 सेग्रीगेशन है इसके, एक तो उद्योग हो गया, एक थोक व्यापार हो गया और दूसरा खुदरा व्यापार हो गया। ठीक है, तो मेजर जो पोर्शन है वो उद्योग ले जाएंगे, फिर जो है खुदरा व्यापार ले जाएगा और सबसे कम जो पोर्शन है वो थोक व्यापार वाले लोग ले जाएंगे। फिर परिवहन नगर, यानी कि कार्यशील जनसंख्या का लगभग 11% से अधिक भाग परिवहन और संचार सेवाओं में संलग्न होना चाहिए। ठीक है, खनन नगर की अगर बात करें तो यहाँ पे क्रियाशील जनसंख्या का लगभग 15% जो भाग है वो खनन व्यवसाय में लगा हुआ होना चाहिए। विश्वविद्यालय नगर की बात की जाए तो नगर की शिक्षण संस्थाओं में नगर की कुल जनसंख्या का लगभग 25% भाग इनरोल होना चाहिए, पंजीकृत होना चाहिए। जैसे सपोज करो मैं कुरुक्षेत्र की बात करूं कि विश्वविद्यालय नगर किस तरीके से होगा, तो कुरुक्षेत्र की जितनी भी पॉपुलेशन है उसका लगभग 25% जो है वो विश्वविद्यालय में किसी न किसी कार्य में जो है संलग्न होना चाहिए, किसी काम को करता हुआ होना चाहिए, विश्वविद्यालय से रिलेटेड किसी काम को करता हुआ होना चाहिए, या तो स्टूडेंट हो सकता है या कोई विश्वविद्यालय में काम करने वाला कोई क्रमिक हो सकता है। अच्छा, मनोरंजन और स्वास्थ्यवर्धक नगरों में वो एरियाज़ आ जाते हैं। यहाँ पे सांख्यिकी या विधि का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि यहाँ पे डाटा ही अवेलेबल नहीं होता। तो ये वो नगर है जिसमें व्यवसायों में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत बहुत कम होता है और ये इनमें वे नगर भी शामिल कर लिए जाते हैं जिन्हें अन्य नगरों से आने वाले लोग पूरा साल भर या कुछ महीने के लिए अवकाश नगर के रूप में उपयोग में लाते हैं। तो ये मनोरंजन और स्वास्थ्यवर्धक नगर आ जाते हैं आपके। तो यहाँ पे क्या है कि पॉपुलेशन जो है ना तो उद्योगों में काम कर रही है, ना थोक व्यापार में काम कर रही है, ना खुदरा व्यापार में काम कर रही है, बल्कि किसी न किसी हो सकता है सर्विस में काम कर रही हो, जो आने जाने वाले हो सकता है होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हो ज़्यादातर लोग, तो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो है टूरिस्ट लोग आएंगे और लोग क्या करेंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा, होटल वगैरह खुले हुए होंगे तो वहाँ पे लोकल लोगों को रोज़गार मिलेगा। ठीक है, अन्य प्रकार के नगरों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे राजनीतिक केंद्र, सैन्य नगर, मत्स्य उत्पादन या कृषि से जुड़े व्यवसाय वाले केंद्र या वित्तीय केंद्र वाले नगर, बाकी जितने भी रह गए वो सारे के सारे अन्य नगरों के अंतर्गत आ जाएंगे। तो सीडी हैरिस ने एक काफ़ी अच्छा प्रयास किया था 1943 में, लेकिन इसकी कुछ खामियां भी रही हैं उनके इस मेथड की। तो हैरिस ने विभिन्न व्यवसाय के नगरों के निर्धारण के लिए अलग अलग प्रतिशत मूल्य का चयन किया। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया। जैसे अगर बात करें तो खनन नगरों की बात करें तो खनन नगरों के लिए उन्होंने बात की कि कुल जनसंख्या का, कुल कार्यशील जनसंख्या का लगभग 15% जो जनसंख्या वो खनन कार्यों में लगी हुई होनी चाहिए। परिवहन नगरों की बात करें तो 11% जो पॉपुलेशन है वो परिवहन से रिलेटेड कामों में लगी हुई होनी चाहिए। विश्वविद्यालयों की बात करें तो लगभग 25% जो पॉपुलेशन है वो विश्वविद्यालय से संबंधित किसी कार्य को करती हुई होनी चाहिए। तो उन्होंने हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग जो है परसेंटेज को लिया। तो ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया। दूसरी बात यह कि इस क्रियात्मक वर्गीकरण में नगरों के समस्त संभव प्रकारों को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। जैसे अन्य प्रकार के नगरों में बहुत सारे अन्य नगर भी आ जाएंगे, तो उन्होंने इस चीज़ को नहीं कंसीडर किया। तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्योर स्टैटिस्टिकल मेथड्स की। तो प्योर स्टैटिस्टिकल मेथड में कई जो विद्वान हैं उनके मेथड्स आ जाते हैं। प्योर स्टैटिस्टिकल मेथड पूरी तरीके से आंकड़ों के वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित होती है, यानी कि सिर्फ डाटा को इसमें यूज़ किया जाता है, नगरों के अन्य कैरेक्टरिस्टिक्स को इसमें यूज़ नहीं किया जाता है। इसमें नगर के प्रत्येक व्यवसाय या कार्य के लिए पैरामीटर्स निर्धारित किए जाते हैं और उनका प्रयोग सभी नगरों पर समान रूप से किया जाता है प्योर स्टैटिस्टिकल मेथड के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम एल पोनेल के मेथड की बात कर लेते। तो इनका जो मेथड था इन्होंने न्यूजीलैंड के ऊपर दिया था और इनका जो पेपर था वो था द फंक्शंस ऑफ न्यूजीलैंड टाउन्स, जो कि 1953 में पब्लिश हुआ था। उनके अनुसार जो है नगर जो है वो नगरों के उन्होंने 6 टाइप्स किए थे, 6 व्यवसाय किए थे और उन्होंने परसेंटेजेस को ध्यान में रखा था और डेविएशन मेथड को ध्यान में रखा था।
तो किस तरीके से काम किया गया, जैसे सपोज़ करो हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, तो हरियाणा में नगर कौन कौन से कार्य कर रहे हैं, तो यानी कि प्राथमिक में कौन से हो गए, द्वितीयक में कौन से हो गए, तृतीयक में कौन से हो गए, तो हरियाणा का एक पोर्शन हो गया। दूसरी बात कि हरियाणा के कौन कौन से टाउन्स हैं, सभी टाउन्स में प्राथमिक में कितने हैं, द्वितीयक में कितने हैं, तृतीयक में कितने हैं। अब क्या किया, हर टाउन के लिए उन्होंने किसी कार्य के प्रादेशिक औसत और नगर में उसी कार्य के औसत से प्रतिशत विचलन को ज्ञात किया, यानी कि कंपेयर किया कि किसी नगर में कितनी परसेंटेज है और हरियाणा में कितनी परसेंटेज है। इन दोनों को कंपेयर किया। अगर ये जो इन दोनों का डिफरेंस अगर पॉजिटिव आ रहा था तो इसका मतलब ये है कि वो उस नगर में हो सकता है वो क्रियाकलाप ज़्यादा हो रहा हो। सपोज़ करो कि पानीपत में सपोज़ करो कि टर्शरी एक्टिविटीज़ आ गई 50% से ज़्यादा, जबकि हरियाणा में ये सिर्फ 40% ही हैं। तो 50 - 40 कितना हुआ, 10% हुआ, और ये पॉजिटिव 10% है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में डिफरेंस 10% और पानीपत में टर्शरी एक्टिविटी ज़्यादा हो रही हैं एज़ कम्पेयर टू हरियाणा। ठीक है, तो इसके अनुसार प्रदेश के विभिन्न नगरों का परसेंट ज्ञात करके उन्हें विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। तो ये एक सिंपल सा मेथड था एल पोनेल का। इन्होंने परसेंटेजेस को यूज़ किया और डेविएशन मेथड को काम में लिया था। ये चीज़ आप याद रखेंगे। सेकंड मेथड था जो H.J. नेल्सन का मेथड था, और इन्होंने 1955 में जो है अपना एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया, ए सर्विस क्लासिफिकेशन ऑफ अमेरिकन सिटीज़, जहाँ पे उन्होंने अमेरिका के लगभग 897 नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने अध्ययन के लिए जो है 1950 की जनगणना के आंकड़ों को जो है बेस बनाया, और 10,000 से ज़्यादा जनसंख्या वाले सभी 897 नगरों को अध्ययन के लिए चुना। उन्होंने किसी भी कार्य के विशिष्टीकरण की मापन के लिए जो है मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड का उपयोग किया, और मोटे तौर पे उन्होंने व्यवसाय को 10 भागों में बांटा। ये देखिए, नेल्सन ने जो क्लासिफिकेशन किया तो 10 टाइप के किए उन्होंने। मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल ट्रेड, प्रोफेशनल सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, पर्सनल सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, होलसेल ट्रेड, फाइनेंस, इंश्योरेंस एंड रियल एस्टेट, माइनिंग, और जो बाकी बचे हुए रह गए वो सारे के सारे। तो 10 पार्ट्स में उन्होंने अलग अलग व्यवसाय को जो है लिया, और इनको कैटेगराइज करने के लिए जो मेथड का उपयोग किया वो था मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि माध्य प्लस प्रमाणिक माचलन विधि। इस तरीके से क्या किया, कैटेगराइज किया गया सिटीज़ को, नगरों को, लगभग उसके भी फर्दर 3 पार्ट्स में। यानी कि अगर किसी शहर में मीन प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन है किसी का, इसका मतलब क्या है कि वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड एरिया हो चुका है, अगर एज़ कंपेयर टू मीन प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो जिस नगर में मीन प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे जो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट औद्योगिक नगर है या रिटेल सेंटर है एज़ कंपेयर टू मीन प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 10 कैटेगरी ये होगी, और इसके फर्दर सेगमेंट हो गए 3-3। ठीक है, मीन प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, सपोज करो किसी व्यवसाय का औसत यदि +1 स्टैंडर्ड डेविएशन से ज़्यादा है तो उसको हम MF यानी कि मैन्युफैक्चरिंग 1 में रखेंगे। यदि किसी का औसत मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है तो उसको MF 2 में रखेंगे, और किसी का मीन प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से ज़्यादा है तो उसको MF 3 जो है कैटेगरी में रखेंगे। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि उन्होंने जो है 10 व्यवसाय लिए और उनको फर्दर कैटेगराइज किया, उनको 3 पार्ट्स में 3 फर्दर कैटेगरीज थी। तो आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, जैसे सपोज करो फाइनेंस, इंश्योरेंस और रियल एस्टेट की हम बात कर रहे हैं, तो F1 अगर कैटेगरी में अगर कोई नगर आ गया तो इसका मतलब क्या है कि वो बहुत स्पेशलाइज्ड फंक्शन कर रहा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है, और
किसी जगह पे अगर F लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो रिलेटिवली कम स्पेशलाइज्ड फंक्शन को फॉलो कर रहा है एज़ कम्पेयर टू F3। ठीक है, तो जो नेल्सन की जो विधि थी वो पोनेल की जो परसेंटेज की विधि की अपेक्षा ज़्यादा व्यवस्थित, तर्कसंगत और यथार्थ रियलिटी के ज़्यादा नज़दीक है। अगर हम इसके मेरिट की बात करें तो नेल्सन द्वारा अपनाई गई सांख्यिकीय विधि आज भी लोकप्रिय बनी हुई है और दुनिया भर के देशों के विभिन्न देशों के विद्वानों ने अपने अपने नगरों के कार्यिक विश्लेषण के लिए इस विधि का उपयोग किया है। इस विधि के माध्यम से मानक विचलन ज्ञात करना इजी भी है और वैज्ञानिक भी है। इसके अलावा हम इससे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी निकाल सकते हैं बड़ी इजीली। इस विधि द्वारा प्रत्येक सेवा वर्ग को अलग अलग करके किसी भी नगर के किसी भी कार्य की विशिष्टता को आसानी से जाना जा सकता है। अगर इसके दोषों की बात करें तो इसके कई दोष भी हैं इस विधि के। नेल्सन ने अपने विश्लेषण में नगरों के आकार को ध्यान में नहीं रखा बिल्कुल भी। दूसरी बात यह है कि यह विधि उन विकसित नगरों के लिए अधिक कारगर है जहाँ पे नगरों का विशिष्टीकरण अधिक पाया जाता है। जैसे विकासशील देशों में हो सकता है कोई स्पेशलाइज्ड फंक्शन ही ना हो, तो विकासशील देशों के काफ़ी जो नगर हैं वहाँ पे नेल्सन का मेथड अप्लाई नहीं किया जा सकता। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक नगर बहुत सारे कामों को कर रहा है। ठीक है, तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे नेल्सन के मेथड के। अब हम बात कर रहे हैं मठीला और थॉमसन का मेथड। तो मठीला और थॉमसन का मेथड था ये 1953 में आया था और उन्होंने अपनी इस मेथड को नाम दिया इकोनॉमिक बेस मेथड ऑफ माथला एंड थॉमसन। तो इन्होंने क्या किया, इन विद्वानों ने किसी नगर द्वारा राष्ट्रीय औसत से अधिक कार्यकर्ता रखने वाले कार्य के लिए एक अतिरिक्त श्रम शक्ति सूचकांक को विकसित किया। देख लेते हैं ये क्या है। ये देखिए आप यहाँ पे फॉर्मूला को देख पा रहे हैं। ये S क्या दिखा रहा है, इंडेक्स ऑफ सरप्लस लेबर यानी कि अतिरिक्त श्रम सूचकांक। EI दिखा रहा है नगर में किसी भी कार्य में लगे कार्यकर्ताओं की संख्या। ET दिखा रहा है नगर में सभी कार्यों में लगे कार्यकर्ताओं की कुल संख्या। EI दिखा रहा है पूरे प्रदेश में उस कार्य में लगे कार्यकर्ताओं की संख्या और ET दिखा रहा है पूरे प्रदेश में सभी कार्यों में लगे कार्यकर्ताओं की संख्या। तो देखिए सपोज़ करो यहाँ पे आपको EI और ET जो है सपोज़ करो ये रोहतक के लिए हैं। तो आप देखिए किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो फॉर्मूले में पुट की सारी वैल्यूज़ को और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ET का जो मान, यहाँ पे EI का जो मान आया वो EI गुणा E1 डिवाइडेड बाय ET से काफ़ी कम है। अतः यह नगर इस कार्य में विशिष्टीकरण नहीं रखता होगा, यानी कि ये वैल्यू जो है ये माइनस में आई है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे रोहतक किसी कार्य में स्पेशलाइज्ड काम नहीं कर रहा है। तो ये जो मेथड था ये था मठीला का मेथड और इसी से मिलता जुलता जो एक मेथड है वो उसको हम लोकेशन क्वोशिएंट के नाम से जानते हैं। इसी से मिलता जुलता है वो भी। अब हम बात कर लेते हैं फंक्शनल इंडिकेशन मेथड ऑफ वेब की। वेब का फंक्शनल इंडिकेशन मेथड ऑफ वेब दिया 1959 में। बेसिक कॉन्सेप्ट इन द एनालिसिस ऑफ स्मॉल अर्बन सेंटर ऑफ मिनीसोटा यानी कि USA के लिए इनका जो मेथड है वो काम में आया। इन्होंने 7 वर्ग बताए और इन्होंने फंक्शनल इंडेक्स और स्पेशलाइज इंडेक्स को ध्यान में रखा। ये भी इसी से जो है माथला के मेथड से मिलता जुलता ही एक मेथड था। ठीक है, इसमें कार्यात्मक सूचकांक को या जिसको हम बोल सकते हैं फंक्शनल इंडेक्स को कैसे निकाला गया, नगर में किसी कार्य में संलग्न जनसंख्या का परसेंट डिवाइडेड बाय प्रदेश के सभी नगरों में उसी कार्य में संलग्न जनसंख्या का औसत। जब ये क्रियात्मक सूचकांक निकल आता है तो फिर हम विशेषीकरण सूचकांक निकालते हैं और वो कैसे निकाला जाता है, सभी कार्यात्मक सूचकांकों को जोड़कर 100 से उसको डिवाइड कर दिया जाता है और निकल आता है विशिष्टीकरण सूचकांक। और वेब महोदय ने लगभग नगरों के 7 विशिष्टीकरण वर्गों में विभाजित किया। तो ये सारी के सारे जो मेथड थे ये थे आपके
फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स। तो हमने आज किया एम्पिरिकल मेथड, रूसो को किया, मैकेंजी को किया, ओल्सन, जेम्स, हॉल, नाथ को किया, हैरिस को किया, और प्योर स्टैटिस्टिकल मेथड में पॉनेल को, नेल्सन को, माथलाइन, थॉमसन को किया और वेब को किया। थैंक यू।